एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीर्ति दहिया जी हमारे साथ है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कीर्ति दहिया जी हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से गांव से निकल के एक इतने फेमस पॉइंट हमारे बीच में आ गए है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उन्होंने हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो हमने उनके आगे बात रखी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने हामी भरी कि हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका मैडम। और सभी आपकी बहुत वेट कर रहे हैं कि कब आप शुरू होगे, कब आप अपनी कविता रखेंगे सबके सामने। सो प्लीज ओवर टू यू मैम, आप अपने विचार साझा कीजिए किस तरह से आप छोटे से गांव से निकल के आज इतने बड़े मुकाम पे आप पहुंची है। प्लीज मैम ओवर टू यू। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ राहुल का, विजय लक्ष्मी फाउंडेशन का, जो मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। इतने अच्छी बाकी शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ी हैं, अर्चना जी, शालू जी, देवेंद्र जी, सबके विचार सुनने का। और अर्चना जी को मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी आपने मेरे लिए कहा उसके लिए तो मैं शुक्रिया करना ही चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस मधुरता से आप अपने विचार रख रही थी, गीत गा रही थी, जो एक सामंजस्य आपने बिठाया हुआ था अपनी बातों में और अपने गीतों में, मेरा ये बोलने का मन कर रहा था कि मैम आप ही आज का पूरा सेशन आप बोलिए, और मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको सुनती रहूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शालू जी को मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा मैम कि जब भी मैं कुछ ऑनलाइन इवेंट्स करती हूँ या मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ती हूँ तो मुझसे बोला जाता है कि युवा क्या कर रहे हैं हरियाणवी संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए। तो आप एक बेहतरीन उदाहरण है उस चीज का जो मैंने देखा कि क्योंकि मेरी उम्र फिलहाल 24 साल है और मुझे अगर बात करी जाए जकड़ी गीतों की या पुरानी रागनी पुरानी गीतों की, तो मुझे या मेरे जनरेशन के बहुत कम लोगों को उनकी वास्तविकता मालूम है। उसके गीत के बोल याद है नहीं, हमें बिल्कुल याद नहीं है। और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक रिसर्च आप इस क्षेत्र में कर रही हैं जहाँ पे हम पुरानी संस्कृति को संजो रहे हैं। आपके प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देना चाहूंगी। और देवेंद्र जी को मैंने सुना, राहुल ने जब मुझे बताया कि उन्होंने जकड़ी गीतों पर इतनी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, मैंने वो देखी, अपने फादर से भी मैंने वो शेयर करी और मैंने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो बनाई है, जहाँ पे उन्होंने सही कहा कि जब हम जकड़ी गीत सुनते हैं तो हम उसके, आपने शालू जी ने भी कहा कि हम उनको मनोरंजन के तौर पर लेते हैं, हम उन्हें ये नहीं देखते हैं कि उसमें ये अर्थ छुपा हुआ है। तो हम भी जब बचपन में मम्मी दादी के साथ गीतों में जाके बैठ जाते थे और हम उनको मजे से सुनते थे और कहते थे कि इस गीत की धुन अच्छी है तो ये गाएं। हम भी कहते थे कि मम्मी वो गीत हमें ज्यादा अच्छा लगा। तो हमने देखा कि देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी पहल करी और जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो भी उस वीडियो में देखने को मिला मुझे कि सबटाइटल के रूप में, कि कोई भी अगर व्यक्ति है जो हिंदी या हरियाणवी से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो मैं जकड़ी गीतों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। मैं सिर्फ मैंने कैसे पहल करी, मैं कैसे सबसे जुड़ी, मैंने कैसे कविता लेखन शुरू किया और मैं एक हरियाणवी होने के नाते मैंने कैसे लड़की की उस क्षेत्र में जो इमेज है, जो उसका रहन सहन है, जो जीवनी है, वो उसके बारे में मैं संक्षिप्त में थोड़ी बातें करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हरियाणा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बेटी पैदा होना हरियाणा में ही नहीं, बहुत से अलग दूसरे राज्यों में भी ये माना गया है कि ये तो है ही कि हमारे वंश को नहीं पढ़ाती हैं, पराए घर चली जाती है, बेटा ही ये कार्य करता है। मैं ये बोल रही थी कि बहुत से राज्यों में और हरियाणा में भी ये तो माना ही गया है कि बेटा वंश को आगे लेकर जाता है, बेटी ऐसा नहीं करती है, पराए घर चली जाती है। लेकिन मैंने ये भी चीज अनुभव करी कि बेटी को खर्चे की दुकान कहकर बोला जाता है कि खर्चा करवाएगी। 12वीं के बाद भी अगर हम शादी करते हैं तब तक सिर्फ वो उस पे हम खर्चा करते हैं, पहनावे पे, पढ़ाई पे, और अगर आगे भी हम उसको पढ़ाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कमाना शुरू करे, तो हम उस पर पैसा लगाते हैं
और बहुत से घरों में ये भी देखा गया है कि शादी के बाद सास ससुर या पति ये सोचता है कि अगर वो कमा रही है तो उसकी जो तनख्वाह है उस पे हमारा हक है। पिता ने उस पर जो भी प्रयास करे हैं, वो जो भी उसको फाइनेंशियली हेल्प करी है, वो उनको एक रिजल्ट के रूप में अपनी सैलरी नहीं दे पाती है। ये एक मैंने महसूस किया है। दूसरा, जब हम लड़की की बात करते हैं तो कहते हैं कि पिता की इज्जत, पिता की ही नहीं समाज की, जिस गांव में वो रह रही है उसकी, एक एक्सटेंडेड फैमिली की इज्जत का उस पे भार रख दिया जाता है, उससे जुड़ी होती है, बेटा चाहे कुछ भी करता रहे। तो एक तो हरियाणा में ये है कि गांवों में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। गांव में अगर गांव के एक छोर पर कोई बात होती है, कोई घटना होती है, तो गांव के दूसरे छोर तक जरा सी देर में उसके बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए भी एक ये रहता है कि गांव में लोग बहुत डरते हैं। ऐसे ऐसे डर पेरेंट्स के मन में होते हैं कि बेटी बाहर ना जाए अकेली। जैसे जैसे उसकी छोटी उम्र में भी और बड़ी होती है तो वैसे ही उस पर बंदिशें आने लगती हैं कि बेटी को कहा जाता है कि तुम ऐसे मत बोलो, तुम ऊंचे स्वर में मत बोलो, या तुम मीठा बोलने की कोशिश करो, तुम एक लड़की हो। मेरी खुद माँ मुझे कहती हैं कि मेरी आवाज मैं बहुत कई बार जब ऊंचा बोलती हूँ कि लड़की को तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। और बहुत जगह ऐसा बोला जाता है तो उनके मन में ये डर होते हैं कि कोई क्या कहेगा अगर बेटी ऐसे बोल रही है, अगर बेटी बाहर अकेले घूम रही है, उसके बारे में बातें बनेंगी। ये एक सोच मैंने महसूस करी है। दूसरा, मैंने एक चेंज देखा है कि महिला सरपंच, बहुत साल से हरियाणा में ये होता है कि महिला सरपंच की सीट आती है, महिला सरपंच बनती है। अगर वो अच्छे काम कर रही है तो बहुत शुभकामनाएं उनको, लेकिन बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि उसका नाम सिर्फ सीट तक ही सीमित रहता है, सारा कार्यभार उसका पति संभाल रहा होता है। यहाँ पे फिर से लड़की को खुद को प्रूव करने की जरूरत है, खुद को उसको अवसर मिला है तो उसको आगे आने की जरूरत है। घूंघट की पर्दा प्रथा जो है उसमें लड़की का खुद का ये एक रोल बनता है कि ये क्या है, उसने अपनी दादी को देखा, माँ को देखा कि वो घूंघट कर रही है। नो डाउट इसमें पेट्रियार्की का रोल है। और मैंने तो ये लिखा था, मैंने एक कविता लिखी थी इस पर कि मैं देखती हूँ कि एक ताई घूंघट में रहती है, तो मैं ताई को पूछती हूँ कि ताई, ना तो ये किसी ग्रंथ की बात है, ना किसी पंडित ने बताई है, तो घूंघट वाला ये जो घूंघट का रोग है क्यों इतना मचा रहा है। तो ताई क्या है कि बेटी मर्द मानसा की बुरी नजर ना पड़ जाती और इतने घूंघट में रहना पड़े है, तो हम क्यों घूंघट कर रही हैं? हमारे कोई गलती नहीं, हमारा कोई उसमें योगदान नहीं है, केवल हम इसलिए घूंघट कर रही हैं कि जो मेल सोसाइटी है वो ये चाहती है कि औरत घूंघट में रहे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो उनके मन की भावनाएं हैं वो उसमें सम्मिलित होती हैं। लेकिन फिर जो हमारी दादी है, हमारी माँ है, हम उससे सीखते हैं कि ये तो चलता ही आ रहा है और ये हमें करना ही है। बहुत से गांवों में महिला सरपंचों ने ये पहल करी कि पूरे गांव में उन्होंने कर दिया कि कोई घूंघट नहीं निकालेगी, लेकिन वहां भी ऐसे मुद्दे उभर कर आते हैं कि औरतें ही इतनी स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाती हैं कि वो अपने परिवार से ऐसे मुद्दों पर बगावत नहीं कर पाती हैं। तो फिर से यहाँ पे औरत का ही रोल आता है। दूसरा जो मैं बात करना चाह रही थी वही कि मैंने पर्सनली कैसे मैं उभर के आई, मेरे क्या पर्सनल कुछ एफर्ट्स रहे। तो हरियाणा के सोनीपत जिले में छोटा सा मेरा गाँव है, फैमिली मेरी वहीं रहती है, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ जॉब की वजह से। तो मैं खुद मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड, हम दो बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन और मैं एक सेकंड गर्ल चाइल्ड के जब रूप में मैं फैमिली में आई, तो सबको पहले ये था कि बेटा होगा। और जब मैं आई तो एक बहुत गंभीर माहौल परिवार में रहा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स की ये उस समय से भी ये सोच रही कि उन्होंने देखा कि या तो हम दो लड़कियों को जितना हमारे पास आमदनी है उसमें अच्छे से उनका पालन पोषण करें, या फिर हम एक बेटे की आस में 3, 4, 5 अपनी औलाद पैदा कर दें और हम किसी को भी आगे अच्छे से ना पढ़ा पाए। तो उन्होंने ये सोचा और उनकी सोच
उन्होंने कायम रखी, हमें पढ़ने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो यही है कि मेरे पिता ने मैं जो भी हूँ, पिता ने उसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं। जब बाहर भेजना था तो जैसा मैंने बताया कि बोलते हैं लड़कियां हॉस्टल में जाके बिगड़ जाती हैं, ये सोच में उन्होंने अपने मन से दूर रखी और आगे आने का मौका दिया। लेकिन वो हमेशा ही डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, ये करो ये ना करो। पर ठीक है, फिर लेखन मैंने शुरू किया यूनिवर्सिटी में। साल 2013 में मैंने धीरे धीरे लेखन में शुरुआत करी। हिंदी में मैंने कई साल तक लिखा, फिर मैंने महसूस किया कि ये हरियाणवी मैंने देखा कि ये बोली है, भाषा नहीं है, लिपि नहीं है। तो इसमें मैं बाकी अपने दूसरे दोस्तों को देखती थी जो दूसरे राज्यों के दोस्त थे, कि दूसरी भाषाओं में वो रचनाएं करते थे और मुझे भी बोलते थे कि तुम हरियाणवी में ट्राई करो। उनको एक मजा आता था कि जो हरियाणवी बोली है उसको सुन के। तो धीरे धीरे मैंने ये शुरू करा और मैंने ऐसे ही शुरू किया था। बाद में मुझे लोगों ने बोला कि आप अच्छा कर रही हैं, कि अपनी संस्कृति को आगे ले जा रही हैं। तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि ये मैं अपनी जर्नी रुकने नहीं दूंगी और आगे कोशिश करूंगी कि ग्राउंड लेवल पर जाके किसी गांव में, किसी चौपाड़ में जाके मैं माँ बहनों के साथ कुछ कर सकूं और अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर सकूं, नारी शक्ति के लिए कुछ कर सकूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कविताएं हैं पर्सनली सुनी है, गांव की बेटी, और मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि मैडम की आवाज में कितनी मिठास है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं ये कविताएं, ये गीत, ये कल्चर हमारा कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता है, एक दूसरे से, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना जकड़ी के ऊपर आज एक इवेंट किया जाए। और मैं कीर्ति दहिया मैडम का एक बारी दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैम आप आए, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इतनी अच्छी बातें की। और मैं आशा करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी हम सभी आज जिस प्रकार इकट्ठे हुए हैं, दोबारा जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, तो ग्राउंड रियलिटी पे जाकर इसके ऊपर काम करेंगे।